हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग आज बातें करेंगे एसे नंबर 500, फिर 501, 505, 510 एंड 520। पहले बहुत अच्छे से ये रिवाइज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना? तो आर यू गाइस रेडी? यस सर। तो चैप्टर नंबर 4, सबसे पहले एसे नंबर 500 किताब में आप लोग ध्यान देंगे बराबर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बुक देखेंगे और बुक में देख के आप बोलेंगे, बट ये अच्छा रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन इस तरीके से होगा कि हम लोग पूरा इसको क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं और सारी चीजों को हम लोग रिटेन करेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? वेरी गुड। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो है ऑडिट एविडेंस। मुझे बताइए, ऑडिट जो है ये कैसा है? इट इज अ लॉजिकल प्रोसेस, और इस लॉजिकल प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, वी असेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिव व्हाट, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंड गिव व्हाट एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हमारा पूरा जो एम यहाँ पे क्या है कि जो एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन है उसको एस्टैब्लिश करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना और उसके ऊपर अपन ने ओपिनियन देना है। करेक्ट है एकदम? ये उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एग्जामाइन कैसा करना पड़ेगा, उसको ऑब्जेक्टिवली एग्जामाइन करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिवली एग्जामिनेशन करना है मतलब क्या करना है, तो उसे क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? सो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कनोट्स व्हाट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन और स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट है एकदम? अगर इसने ये जो एग्जामिनेशन है अगर रेकलेस या नेग्लिजेंट मैनर में किया, सो देयर विल बी व्हाट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज। मतलब अगर उसने लापरवाही से काम किया तो क्या हो सकता है, उसका जो है ना, उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, प्लस उसका जो मार्केट में जो उसका नाम है, जो वैल्यू है, जो स्टैंडिंग है, वो सब क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। और अब बात करते हैं इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि हमें एग्जामिनेशन करना है। क्या ये बात तय हो गई? अगर हमें एग्जामिनेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड व्हाट, एविडेंस, बराबर। बिकॉज ऑफ द एविडेंस हम लोग क्या करेंगे, वी विल कम टू द कंक्लूजन, बराबर, बेस्ड ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, और ही विल गिव व्हाट द कंक्लूजन और द जजमेंट ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। फिर हम लोग बात करते हैं एसे नंबर कौन सा, 500। तो एसे नंबर 500 किसके बारे में बात करता है? तो एसे नंबर 500 बात करता है अबाउट व्हाट, ऑडिट एविडेंस। वो कहता है ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to arrive at his conclusion on which the auditor's opinion is based। तो ऐसे 500 बोलता है कि अब अगर तुमको पता चल चुका है कि आपको एविडेंस चाहिए और उसी के बेसिस पे अगर आपको सबूत इकट्ठा करके आपने ओपिनियन देना है, तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन और परफॉर्म करना है। क्या ये बात समझ में आई? सो दैट वाज इंट्रोडक्शन। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, ऑडिट एविडेंस के बारे में। हमें ऑडिट एविडेंस के बारे में सबसे पहले मीनिंग समझना है कि सर ये ऑडिट एविडेंस होता क्या है। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, दैट इंफॉर्मेशन वी से इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट एविडेंस। तो जो भी इंफॉर्मेशन जिसके बुनियाद पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, उस इंफॉर्मेशन को अपन क्या कहेंगे, ऑडिट एविडेंस कहेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है एकदम? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट एविडेंस। सो दो बातें इसके अंदर इंक्लूड होती है। वो कौन सी दो बातें हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स की अगर अपन बात करें, तो जिसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन वो ऑथेंटिकेट करता है उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। सही है एकदम? यस सर। तो क्या यहां पे आपको ऑडिट एविडेंस के
जो दो पार्ट है, व्हाट डज इट इंक्लूड, क्या ये आपको समझ में आया क्या? यस। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस? डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स की अगर अपन बात करें तो दो सिंपल बातें हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या कहेंगे, विच इज ऑब्टेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल मतलब क्या कहेंगे, विच इज ऑब्टेन्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन नेचर। तो नेचर के हिसाब से हमारे पास है तीन, वो है विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। करेक्ट एकदम? यस सर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या दोस्तों हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पे। वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एक हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट रेलेवेंस, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिलायबिलिटी। अब ये दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, दोनों मिला के ये हम लोग को बात करता है अबाउट व्हाट, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जितना ज्यादा रेलेवेंट और रिलायबल होगा हम कहेंगे उतना अच्छा क्वालिटी का एविडेंस मिला है, एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज रेलेवेंस एंड व्हाट इज रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेलेवेंस के बारे में। रेलेवेंस की अगर अपन बात करें तो वो कहता है इट इज द लॉजिकल कनेक्शन, बराबर, विद द पर्पस ऑफ ऑडिट, बराबर, एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। कि आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है ऑडिट करने का, और दूसरा आप कौन से असर्शन को आप चेक कर रहे हो, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जो एविडेंस मुझे मिला है वो मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं, उससे उसका लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं है। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई व्हेनेवर देयर इज व्हाट, क्या कहेंगे कि अपना लॉजिकल कनेक्शन है, बट वो लॉजिकल कनेक्शन किसके हिसाब से देखना है, द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। टू सम इट अप अपन क्या बोलेंगे, it depends upon the direction of the testing. Purpose, it depends upon what, the direction of the testing. क्या यह बात आपको समझ में आ गई? तो अगर हम लोग कहते हैं कि अगर मुझे वैल्यूएशन को चेक करना है तो मेरा असर्शन अंडर कंसीडरेशन इज व्हाट, वैल्यूएशन। तो मैं इसके अंदर क्या देखूंगा कि भाई मार्केट प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस क्या है, ये मुझे चेक करना है, और इसमें मुझे एविडेंस मिलेगा किसके बारे में, वैल्यूएशन के बारे में। अगर मैं कंप्लीटनेस चेक करना चाहता हूं तो कंप्लीटनेस में मैं फिजिकल अटेंडेंस करूंगा इन्वेंट्री का, और गिनूंगा और चेक करूंगा कि सारे वो इन्वेंट्री जो मेरे को रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं क्या वो उसके अंदर फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द असर्शन अंडर कंसीडरेशन, द पर्पस ऑफ ऑडिट। टू सम इट अप अपन बात करते हैं डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टिंग। बट इसमें दो खास इंपॉर्टेंट बातें आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं उसके अंदर कि नंबर वन, द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, बराबर, बाय फॉलोइंग वन ऑडिट प्रोसीजर, दैट ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर असर्शन। सो द एविडेंस ऑब्टेन्ड फॉर वन असर्शन बाय फॉलोइंग एन ऑडिट प्रोसीजर will not give you the audit evidence about another assertion. तुमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और उससे तुमको एक असर्शन के बारे में एविडेंस मिलेगा, वही ऑडिट प्रोसीजर तुमको दूसरे असर्शन के बारे में एविडेंस नहीं देगा। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड अबाउट वन असर्शन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिट एविडेंस अबाउट अनदर असर्शन। मतलब अगर तुम इन्वेंट्री को चेक कर रहे हो, जो एग्जाम्पल हमने अभी बात करी, तो अगर इन्वेंट्री को चेक कर रहे हो तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इन्वेंट्री को चेक करा और तुमने उसमें वैल्यूएशन चेक कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई इट इज एन सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट, द कंप्लीटनेस वाला असर्शन। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वैल्यूएशन चेक करना है तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा और एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करना है तो उसके लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और एविडेंस लेना पड़ेगा। क्लियर एकदम बात? फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, वी हैव टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। ये हम सबको पता है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट अ कंडीशन, बराबर, कि उसका अगर वो कंडीशन में अगर डिपार्चर होगा तो वी विल से दैट देयर इज अ डेविएशन इन द इंटरनल कंट्रोल्स। क्लियर है? तो वी हैव टू फर्स्ट नो कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेविएशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में, तो अपने को ये कंडीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट कॉजेज व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या मिसस्टेटमेंट है, क्या मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स में कंडीशन की जो बात होती है, उसमें कंडीशन की बात क्या होती है कि अगर कंट्रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा अगर होगा, वो कंडीशन परफॉर्म होगी तो हम कहेंगे एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल है। अगर वो कंडीशन परफॉर्म नहीं होगी, मतलब उसमें डिपार्चर है, तो हम लोग कहेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल इज व्हाट, इनएडिक्वेट। सेम वे में मिसस्टेटमेंट्स के लिए वो कंडीशन देखेंगे, अगर वो कंडीशन है तो कहेंगे मिसस्टेटमेंट है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो हम लोग कहेंगे मिसस्टेटमेंट नहीं है, एज द केस में बी। तो ये हमने बात करी अबाउट व्हाट, रेलेवेंस के बारे में। किसके बारे में बात करी? रेलेवेंस के बारे में। अब रेलेवेंस के बाद हम लोग चर्चा करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम लोग कौन से एविडेंस पे कितना भरोसा रख सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए अपने को, एग्जाम में इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो क्राइटेरियाज क्या क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंटरनल और एक्सटर्नल को कंपेयर करते हैं। तो हम कहते हैं द एक्सटर्नल एविडेंस दैट इज obtained from the sources independent of the entity, तो उसके ऊपर अपने को क्या है, रिलायबिलिटी ज्यादा है। फिर अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंटरनल एविडेंस विल बी व्हाट, मोर रिलायबल। अब उसके बाद अगले 3 पॉइंट काफी आसान है, ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपी। बताइए, ओरिजिनल, ओरल वर्सेस डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री, ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर हिमसेल्फ और प्रोवाइडेड टू हिम बाय समवन एल्स, ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर हिमसेल्फ। So these are the points that we consider, dear friends, to check what the reliability। क्या आपको यहां पे ये कॉन्फिडेंस आ गया क्या? अब रेलेवेंस और रिलायबिलिटी को समझने के बाद हम चर्चा करते हैं अबाउट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो वी ऑल नो एसए नंबर 500 ने क्या बोला, द ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अपना एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट जैसा हो। तो सफिशिएंसी की अगर बात करें, सो व्हाट डज इट मीन? तो सफिशिएंसी मतलब हम सब जानते हैं इट इज व्हाट, क्वांटिटी, एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात करेंगे तो वो क्वालिटी। तो देखो, भले ही हम लोग सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं, बट पहले अप्रोप्रिएटनेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कब कहेंगे कौन सा एविडेंस अपने लिए अप्रोप्रिएट है? तो जितना ज्यादा वो रेलेवेंट होगा और जितना ज्यादा रिलायबल होगा, हम कहेंगे उतना ज्यादा वो अप्रोप्रिएट है। बिकॉज अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी एंड क्वालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए वी टॉक अबाउट इज द सफिशिएंसी, दैट इज क्वांटिटी। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है, नंबर 1, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एविडेंस हम लोग ऑब्टेन करेंगे, एंड वाइस वर्सा। एंड दूसरा, सेम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी कितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उतना हम लोग को क्वांटिटी कम लगेगा। बट अगर जितना क्वालिटी खराब होगा, क्वालिटी मतलब आप समझ रहे हो कि रेलेवेंस और रिलायबिलिटी जितना कम होगा उतना हम एविडेंस ज्यादा लेंगे। बट इसी के साथ साथ और एक क्वेश्चन अपने को आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, बराबर है, in the auditor's judgment that defines the sufficiency of what, audit evidence। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर sufficiency of audit evidence डिपेंड करता है? वो 3 फैक्टर्स कौन से है? मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पे दोस्तों मटेरियलिटी को पहले हम लोग ने क्या करना चाहिए, पहले डिफाइन करना चाहिए कि इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये शॉर्ट में डिफाइन किया है, एसए 320 का नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जितना ज्यादा मटेरियलिटी होगा उतना ज्यादा एविडेंस हम लोग को लेना पड़ेगा, जितना कम मटेरियलिटी होगा उतना कम एविडेंस हम लोग को लेना पड़ेगा। बहुत आसान सी बात थी दोस्तों। अब यहां से हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के 2 कंपोनेंट्स है, वो कौन से है? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क की अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको डिफाइन करना है, द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। एंड अगर हम लोग कंट्रोल रिस्क की अगर बात करें तो कंट्रोल रिस्क में क्या कहेंगे, मिसस्टेटमेंट्स बराबर इंक्लूडिंग ओमिशन दैट कुड बी मटेरियल ईदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स ऑन टाइमली बेसिस। तो ये डिफाइन करने का वहां पे मस्त है एकदम।
और फिर अपन ने कहने का कि जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा तो हम लोग जो है वो एविडेंस क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। बट अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगा तो हम लोग दोस्तों बाय डिफॉल्ट एविडेंस कम लेंगे। आखिरी में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, अगर साइज स्मॉल और होमोजीनियस आइटम्स है तो हम लोग एविडेंस कम लेंगे, और अगर साइज लार्ज और हेट्रोजीनियस है तो हम लोग एविडेंस ज्यादा लेंगे। क्या दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आ गई है? बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये बेसिक जो पॉइंट्स है बाद में हम लोग कवर कर लेंगे, बहुत ही वो सिंपल से पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ही गए गुजरे पॉइंट्स है, इतना कुछ जैसे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन, वो क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऐसे तो ऐसे 330 और 315 दोनों मिला के ये ऑडिट प्रोसीजर्स बनते हैं। ऐसे 315 में हम लोग करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 330 में हम लोग करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है? एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है एंड दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। आज कुछ बहुत अच्छा लगेगा आपको, सारी बातें आपको पता है तो पढ़ने समझने में रिवाइज करने में बहुत मजा भी आता है। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में हमारे पास और दो प्रोसीजर्स है। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दूसरा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये अलग ऐसे 520 में पढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो बच्चे हैं, एक टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रांजैक्शंस को चेक करना उसको हम लोग बोलते हैं वाउचिंग, बैलेंसेस को चेक करना उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। देयरफॉर कंबाइंड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब ये तो प्रोसीजर्स हो गए, बट इन प्रोसीजर्स में आखिरकार क्या क्या बातें आती है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो कौन सी बातें आती है, जरा आप मेमोरी टेक्निक बोलेंगे उसका, वो क्या है दोस्तों? OICAI। कितना मजा आ रहा है दोस्तों, बोलिए वापस एक बार। O मतलब क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन, I इंस्पेक्शन, C कॉम्प्यूटेशन जिसमें दो बातें आती है, रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। A मतलब बात करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, I मतलब इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। जम रहा है क्या आपको? यस सर। अब बात करेंगे अबाउट व्हाट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कहना है? एकदम सिंपल इंग्लिश में डिफाइन करना है। ऑब्जर्वेशन गाइस, ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं? लुकिंग एट अ प्रोसेस विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। मतलब कोई और काम कर रहा है, हम बस क्या कर रहे हैं? उसे देख रहे हैं। लुकिंग एट अ प्रोसेस विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जर्वेशन। अब इसके अंदर दो बातें जो खास है जो अपने को ध्यान में रखनी है। पहले तो इसमें एग्जांपल लिख देंगे कि इन्वेंट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कहता है कि यहां एविडेंस कब तक मिलेगा? The evidence is limited to the point till the time the act being performed is what? Observed. And furthermore, the fact that the act is being observed may affect the performance or the procedures. ज्यादा इंग्लिश बोल दिए सर आप एक साथ। दोस्तों बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे वो क्या कहता है कि आप जब तक ऑब्जर्व कर रहे हो तब तक ही आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। नजर हटी, दुर्घटना घटी, बट मतलब आप देख नहीं रहे हो तो आपको एविडेंस मिलेगा कैसे? और दूसरा, वो इफेक्टिवनेस ऑफ दैट एविडेंस अफेक्ट करेगा किसको लेके? कि भाई अगर कोई देख रहा है, बराबर है कि नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उसका इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगा। अगर कोई देख नहीं रहा है तो वो गारंटी नहीं है कि सही में वैसे ही अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा। दैट्स ऑल गाइस फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां से हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? वी हैव टू इंस्पेक्ट व्हाट द रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट्स, वेदर इट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक, बराबर, और पेपर फॉर्म और इन एनी अदर मीडियम। और साथ ही साथ वी ऑल्सो चेक व्हाट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट द एसेट्स। इसमें हम लोग को 3 पॉइंट्स लिखने हैं। वो एग्जाम्पल्स कौन से? सबसे पहले हम लोग कंट्रोल्स के ऑथराइजेशन के बारे में देख सकते हैं। दूसरा, एसेट का एग्जिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर शेयर सर्टिफिकेट्स अगर हम लोग देख ले तो क्या वो शेयर सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स को देख के क्या हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट व फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हम लोग को पता कर सकते हैं क्या? यस सर। और आखिरी में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट वी कैन कम टू नो अबाउट व्हाट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, बराबर। व्हेन वी इंस्पेक्ट द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अंदर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करी गई है इसके बारे में भी हमें पता चलेगा।
तो क्या आपको दोस्तों ये इंस्पेक्शन के बारे में कुछ याद है? बोलो आया ना, याद है या नहीं है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन में दो बातें हम लोग देखते हैं. एक आप लोग बात करेंगे अबाउट रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस. अगर हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी देख रहे हैं तो इसे कहेंगे अपन रिकैलकुलेशन. बट अगर हम लोग बोलो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स बाय द ऑडिटर, बराबर, इसे अपन क्या कहेंगे? रीपरफॉर्मेंस. मुझे बताइए, ऑडिटर अगर डेप्रिसिएशन खुद से फिर से कैलकुलेट कर रहा है उसे क्या कहेंगे? रिकैलकुलेशन. मुझे बताइए, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोबारा से कर रहा है उसे क्या कहेंगे? रीपरफॉर्मेंस. समझा बात को? यस सर. अब चलते हैं आपके फेवरेट पॉइंट के पास, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ऐसे नंबर कौन सा है? 520. यहां पे इधर अपने को सिर्फ मीनिंग अपने को लिखना है, बाकी जो है वो हम लोग क्या करेंगे डिटेल में ऐसे नंबर 520 जब रिवाइज करेंगे तभी हम लोग उसको कवर करेंगे, और वही लिखा हुआ है यहां पे. सो ऐसे नंबर 520 की अगर बात करें, एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करें तो क्या डिफाइन करता है? इट इज इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू स्टडी ऑफ, through analysis by study of plausible relationship among items of both financial and non-financial data. It also encompass, barabar, the investigation of identified fluctuation, relationships that are inconsistent or it differs from the expected values by the significant amount. तो वो चीजें हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट भी करते हैं. दैट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सेकेंड लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? इंक्वायरी. किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इंक्वायरी की बात कर रहे हैं. इंक्वायरी क्या कहते हैं? सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉलेजेबल पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्वायरी. दोस्तों ये इंक्वायरी हम लोग कौन सी चीजों के लिए ले सकते हैं? फाइनेंशियल डेटा या नॉन फाइनेंशियल डेटा. ये हम लोग कहां कहां से ले सकते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और दोस्तों क्या ये फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है क्या? बिल्कुल सर. एंड साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑडिट प्रोसीजर का टेक्निक है वो कौन सा है? इंक्वायरी. सो इंक्वायरी इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑडिट प्रोसीजर. डू यू अग्री विद दिस? अब दोस्तों इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कहता है? सिर्फ इंक्वायरी करके आंसर लेना ऐसा नहीं होता है. इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट. बराबर के नहीं? इट्स अ मस्ट थिंग. इसीलिए आप देखो, जब कभी हम लोग, जैसे हमने ऐसे नंबर 520 पढ़ा, उसके अंदर हमने एनालिसिस किया और हमको लगा कि एक्सपेक्टेड अमाउंट से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं? वी इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मैनेजमेंट. बोलो यस और नो? हम ऐसे 505 पढ़ते हैं. एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैनेजमेंट हमें रिफ्यूज करता है, तो हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट से इंक्वायर करते हैं एंड चेक द रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी की उन्होंने क्यों मना किया है. आखिर इंक्वायरी ही कर रहे थे, बट इंक्वायरी सिर्फ हमने पूछा और हमें जवाब मिला, बात वहां खत्म नहीं होती है. वो जो बोल रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना भी बहुत जरूरी है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो क्या होता है? हमें ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ऐसी मिलती है जिसके बारे में ऑडिटर को पहले वो इंफॉर्मेशन नहीं थी. इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन विच ऑडिटर प्रीवियसली डिड नॉट पोजेस और ही वाज अनअवेयर. या दूसरा, इट जस्ट व्हाट? कॉर्बोरेट्स द ऑडिट एविडेंस. मतलब वो क्या करता है? कंफर्म करता है. तो दो एक्सट्रीम चीजें होती है. मेरे को जो चीजें पता नहीं थी वो मुझे पता चल जाती है, या जो मुझे पता है वो बस क्या हो जाती है? कंफर्म हो जाती है. दोस्तों आप समझिए ना, इंक्वायरी कितना आसान है कि मुझे इंक्वायरी करने की क्यों जरूरत पड़ती है? दो चीजें होती है. मुझे पता है, बस मैं कंफर्म करना चाहता हूं, या भाई मुझे पता नहीं था इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना. आप इसको ऐसा टेक्स्ट को ऐसा जरा ऐसा लोड मत लो. सिंपल है, तुम भी किसी को पूछताछ करते हो, बराबर, सर आज कितने बजे छोड़ोगे? दो बातें हैं, एक तो आपको पता ही इंसान जल्दी छोड़ता नहीं, या तो शायद आज छोड़ देगा. बट आज हम लोग फिर भी पूछेंगे सर से कि सर आप कितने बजे छोड़ोगे, तो आप क्या बोलेंगे कि एक तो सर हमें पता है नहीं, या तो हमें पता है, बस सर हम लोग क्या करने चाह रहे थे? कंफर्म करना चाह रहे हैं. दैट्स द होल पर्पस बिहाइंड व्हाट डूइंग इंक्वायरी. कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, कितना अच्छे से एग्जाम्पल को समझ जाता है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कहते हैं बताइए?
अब इंक्वायरी लास्ट में इसका कंक्लूजन कहता है, इंक्वायरी अलोन विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, इसीलिए उसको दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ करना जरूरी है। आखिरी में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स addressed to the auditor by the third party or the confirming party. That's it. This is called as what? External confirmation. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इसी के साथ हमारा पॉइंट खत्म होता है। वो कौन सा है? OICAI। अब यहां से आगे बात करते हैं नेचर एंड टाइमिंग ऑफ व्हाट ऑडिट प्रोसीजर। तो बेसिकली यहां पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये टाइमिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग बात कर रहे हैं नेचर एंड टाइमिंग, तो वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बराबर, और इट इज नॉट अवेलेबल आफ्टर सर्टेन टाइम्स। और इंफॉर्मेशन क्या करता है, एंटिटी उसको क्या करता है, बिकॉज वो लोग डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो वो कुछ ही पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। तो वो क्या कहता है, इट इज अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इट इज अवेलेबल ओनली फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने क्या दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटलाइजेशन करना है, पेपरलेस ऑफिस करना है, तो वो अपने रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, उसको सर्वर पे चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे केस में ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें आप बुलाइए, उस टाइम पे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो इसीलिए अपन ने उनसे प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, तो पॉइंट बहुत इजी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये ऑलरेडी अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, बराबर के नहीं, बोलो, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सो एज पर ऐसे 315 we have to identify and assess the risk of material misstatement whether due to error or fraud at financial statement level or assertion level through understanding of the entity, its environment, including its internal control. फिर further audit procedure में ये दो बच्चे हैं, उसमें test of controls में we have to check the operating effectiveness of the controls। फिर ये सारी बातें ये तो अपने को पता है। अब assertions की अगर बात करें तो दोस्तों डिफाइन करना है आपको assertions क्या। आपको assertions कितना मजा आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? यस सर, बहुत अच्छे। चलिए बोलिए बोलिए। सो असर्शंस मतलब क्या कहेंगे? असर्शंस रेफर टू रिप्रेजेंटेशंस बाय, अरे बोलो बच्चा, असर्शंस रेफर टू रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट explicit or otherwise which are embodied in the financial statements as used by auditor to consider different types of potential misstatements that might occur। क्लियर एकदम। सो असर्शंस कहां कहां होंगे? अकाउंट बैलेंस पे होंगे, बराबर, अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस या डिस्क्लोजर। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग असर्शंस होंगे। तो जैसे अपन बात करें तो पहले क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑकरेंस। सिंपल बात है, ऑकरेंस मतलब इट शुड ऑकर टू अस, मतलब इट शुड पर्टेन टू द एंटिटी। कंप्लीटनेस मतलब कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एज द नेम सजेस्ट। कंप्लीटनेस मतलब सारे ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूरेसी, मतलब आपने उसको सही अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। मेजरमेंट मतलब सही पीरियड में आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। और लास्ट में कट ऑफ मतलब सही पीरियड में। और लास्ट में क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपर अकाउंट्स। एक्यूरेसी मतलब अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन मतलब अकाउंट्स। तो अपन ने क्या बोला था? करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट पीरियड। करेक्ट एकदम? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से। फिर अकाउंट बैलेंस के लिए देखते हैं एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे बैलेंस शीट आइटम्स, अकाउंट बैलेंस होता है उसमें कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो दे शुड एग्जिस्ट एज ऑन डेट, बराबर के नहीं? क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट कैसा बनाते हैं? एज ऑन डेट बनाते हैं ना मालिक। वेरी गुड। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट इज व्हाट? एन एसेट, ऑब्लिगेशन इज व्हाट? अ लायबिलिटी। कंप्लीटनेस वी ऑल नो, सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, कुछ भी छूटा हुआ होना नहीं चाहिए। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन करेक्ट वैल्यू पे और करेक्ट पीरियड और अमाउंट्स पे रिकॉर्ड होना चाहिए। वापस वही प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए ऑकरेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। वेरी गुड दोस्तों। यहां से नेगेटिव असर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव असर्शन क्या है? अगर कुछ बातें लिखी हुई नहीं है, बराबर, या बोल रहे हैं कि देयर इज नो सिक्योर्ड, नो बिल्डिंग, तो जब ऐसा नहीं है करके बोल रहे हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? नेगेटिव असर्शन। वेरी गुड। अब यहां से आपका फेवरेट पॉइंट
जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में है? ऑडिट ट्रेल के बारे में। ऑडिट ट्रेल के बारे में अगर हम लोग कुछ बातचीत करें तो ऑडिट ट्रेल मतलब बेसिकली सुराग, यह आपको ध्यान में रखना है। जब भी अपन बात करेंगे ऑडिट ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल मतलब क्या होता है दोस्तों? सुराग होता है, बराबर। और ऑडिटर को यही तो चाहिए, सुराग तो चाहिए कि ये इवेंचुअली ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया तो आया कैसे। सो ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें हम लोग ये कहां यूज होता है, पहले इसके 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिर वो कहां हेल्प करता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बोलेंगे भाई साहब इसमें बहुत खर्चा होता है यार, इट इज अ वेरी कॉस्टली, बट डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग टू द ऑडिटर। सो ये हम लोग उसका बेनिफिट देखेंगे। तो ऐसा कुल मिला के अपने जो ये 10 पॉइंट है वो ऐसे खत्म होते हैं। क्या आप रेडी हो? यस सर। पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये यूज क्यों होता है? तो इट इज यूज टू व्हाट? इन्वेस्टिगेट। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? हाउ द सोर्स डॉक्यूमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू द बोलो अकाउंटिंग एंट्री एंड रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर कि नहीं? वो कैसे, हाउ द एंट्री इज ट्रांसफर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल, तो वो कुछ भी आप वर्ड इंसर्टेड रिफ्लेक्टेड कैसा आया वो आप लिखो। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो। तो डॉक्यूमेंटेड फ्लो बेसिकली अ सोर्स एंट्री, बराबर, ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट? अकाउंटिंग एंट्री एंड देन इंसर्टेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट के साथ साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हाट? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस किसके बारे में? अबाउट वैलिडिटी, बराबर, एंड ऑथेंटिसिटी, नहीं इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट? अ ट्रांजैक्शन। कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो सच है ना, उसमें कुछ झूठा तो नहीं है ना, बराबर। तो इसके लिए हम लोग को लिए वो एविडेंस होता है कि वो ऑथेंटिकेट है ना, सही व्यक्ति ने सही ट्रांजैक्शन को सही समय पे एंटर किया है या नहीं। तो उसका ऑथेंटिकेशन और उसका इंटीग्रिटी के बारे में सबूत मिलता है कि सब कुछ प्रॉपर है ना, इसके बारे में सबूत मिलता है। तो इट इज यूज टू व्हाट? नंबर 1 इन्वेस्टिगेट, कि कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसी में हमें एविडेंस मिलेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड है ना, वो अलाउड अप्रूव्ड है ना, और वो ईमानदारी से, मतलब वो सही है ना, इंटीग्रिटी भी उसके बारे में देखेंगे। ये अपना थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट और किसके लिए ये यूज होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं? इट इज यूज टू वेरीफाई एंड ट्रैक मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जब अपन देखते हैं कि यार ऑडिट ट्रेल है, तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू व्हाट? वेरीफाई एंड ट्रैक, बराबर, ऑल व्हाट? द चेंजेस, बराबर, वही लिखा है ना, मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। उसको क्या करेंगे हम लोग? पूरा ट्रैक करेंगे, उसको वेरीफाई भी करेंगे और ट्रैक भी करेंगे। यही तो बोल रहे हैं ना कि ये शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ। तो एक तो वो शुरू कहां हुआ खत्म कहां हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो एविडेंस मिलेगा कि वो ऑथेंटिकेट और इंटीग्रिटी है या नहीं, और साथ ही साथ अपने को वेरीफाई और ट्रैक करने आएगा कि सारे ट्रांजैक्शंस की वो कैसे बराबर से हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ये 4 पॉइंट्स है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगले 3 पॉइंट्स है ना, नहीं 4 पॉइंट, वो कहां कहां हेल्प करता है? तो पहले वो क्या कहता है कि सबसे पहले ये तो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बराबर। तो पहले ध्यान में रखना है, इट इज मेंटेनिंग व्हाट? द रिकॉर्ड, बराबर, ऑफ द सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी, कि वो लॉग ऑन एक्टिविटी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके बारे में वो क्या कहता है? सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी का वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और जब ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बराबर, तो इट एक्ट्स एज व्हाट? द रिकॉर्ड कीपर्स। और रिकॉर्ड कीपर एक्ट करता है तो इससे इट प्रोवाइड्स एविडेंस, ऐसे लिखा ना, इट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अबाउट सर्टेन इवेंट्स और प्रोसीजर्स, बराबर, एंड रिड्यूस व्हाट? द रिस्क ऑफ फ्रॉड, मटेरियल एरर्स। क्योंकि सबका क्या हो रहा है? वो सारे इवेंट्स, प्रोसीजर्स, जो भी घटनाएं घट रही है उसका क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड रख रहा है। तो सबसे पहले इट एक्ट्स एज व्हाट? इट इज मेंटेनिंग व्हाट? द रिकॉर्ड्स ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी। ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है सिस्टम का और यूजर एक्टिविटी, किसने कब लॉगिन किया, कितने बजे लॉगिन किया, उसका पूरा हिसाब किताब रखेगा। सो सिंस इट इज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, बराबर, सो इट इज अ रिकॉर्ड कीपर, बराबर, इट इज अ रिकॉर्ड कीपर विच डॉक्यूमेंट्स एविडेंस कि कौन सी घटना कब हुई, बराबर, अबाउट सर्टेन इवेंट्स, प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस।
that helps us in reducing what the frauds, material errors, बराबर है, and what unauthorized use. So this enhances the internal controls effectiveness and data security. क्या ये आपको बात समझ में आई? तो रिकॉर्ड से आपको समझ में आया क्या दोस्तों? बोलो. सो इट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, देयरफॉर दे एक्ट एज द रिकॉर्ड कीपर्स. एंड जब ये रिकॉर्ड कीपर्स है तो हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं? वी कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, rebuild the events and we can do what thorough analysis. So हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा रिकॉर्ड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? We can fix the responsibility. कौन किसने गलत काम किया, सही काम किया, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं. मतलब we can rebuild the events and also do what thorough analysis. कि किसने अगर कुछ गलत फाइल अपलोड कर दी और सिस्टम को, सर्वर को हैक करने की कोशिश करी है तो किसने लॉग इन किया, क्या किया. तो वी कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीबिल्ड द इवेंट्स थ्रू व्हाट थorough एनालिसिस. एंड ऑल्सो जब थorough एनालिसिस करेंगे तो वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजन फॉर द प्रॉब्लम, कि कहां क्या अपने को किसने चोट पहुंचाई है. सो इट कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजन फॉर प्रॉब्लम. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू एंश्योर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एज इंटेंडेड. जैसा काम करना चाहिए था वैसा हो रहा है या नहीं. इन दिस वे ऑडिट ट्रेल हेल्प्स द एंटिटी सिस्टम इन द रेगुलर ऑपरेशंस. क्लियर है? अब लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है भाई? खर्चा होता है, बराबर, वेरी कॉस्टली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगाना. बट ऑडिटर के लिए क्या ये फायदा है? इट एनहांसेस द confidence about the internal controls and helps in reducing the risk of material misstatements, increases the reliability of audit evidence. Clear एकदम? Yes sir. तो ये बातें हो गई अपनी किसके बारे में? ऑडिट ट्रेल. एक बार आप बिना देख के आप लोग ट्राई करेंगे ऑडिट ट्रेल के सारे बातें बोलने के लिए. ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन. It is used to investigate how a source data is translated into an accounting entry and inserted into the financial statements. Number 3, ये कहता है it is used as an evidence for authenticity and integrity of a transaction. Number 4, हम लोग क्या कहते हैं कि it is used for what? Verify and track many types of transactions including financial and operational accounting transactions. Clear एकदम? अब वो कहां का हेल्प होता है? So it is maintaining the records, बराबर, of the system and user activity. So it is a record keeper that documents evidence about certain events, procedures and operations and reduces what? The frauds, material errors and unauthorized use. So therefore it is fixing what? Responsibility, rebuilding the events and thorough analysis. So we can specify the reason for the problem and that keeps the system up and running as intended. Correct एकदम? Yes sir. And last 2 points क्या है? Involves cost and it is beneficial for the auditor because it increases the reliability of audit evidence. समझ में आया आपको? Yes sir. ये वाली बातें हम लोग जो है इसको बाद में पढ़ने वाले थे. और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 ये अपना फिनिश होता है रिवाइज करके. क्या आपको अब इस यूनिट नंबर 1 पे कॉन्फिडेंस है क्या? काफी इजी है. अब चलते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट. आज बहुत अच्छा रिवीजन करना है, मजा आएगा आप लोगों को. जब भी इस लेक्चर को सुनेंगे आप लोग तो आपको क्या होगा? पूरा डिटेल्ड रिवीजन कि भाई सारे कॉन्सेप्ट्स अपने को याद हो जाएंगे. मजा ही आ गया. अब चलते हैं दोस्तों अगला जो आपका फेवरेट ऐसे कौन सा है बच्चों? ऐसे नंबर कौन सा? सीक्वेंस में चले या जैसे पढ़े थे वैसे चले? हाँ, जैसे पढ़े थे वैसे. श्योर हो आप लोग? क्यों कर रहे हो सर? 501 पढ़ लेते ना, बड़ा ऐसे है ना तो थोड़ा मजा आ जाएगा यार. कम ऑन. यस, थक गए आप लोग? कम ऑन एवरीबॉडी. क्या कर रहे हैं यार आप लोग? है ना, कितना अच्छा रिवीजन चल रहा है, सब कुछ आ रहा है. एंड स्टैंडर्ड्स आपको जैसे मैंने कहा ना बहुत इजी है. पूरा स्टोरी है, आपको स्टोरी समझना है, आपको पूरा अच्छे से इंग्लिश में आप लिख के आ जाएंगे. इसके टेक्निकल वर्ड्स तो आपको ध्यान में ही है. करेक्ट है कि नहीं? एकदम बहुत बढ़िया. अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन में अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? ऐसे नंबर 501. 500 खत्म हो गया, 501 के बारे में बात कर रहे हैं. 501 बात करता है 3 चीजों के बारे में. क्या आप लोग बता सकते हैं वो 3 चीजें कौन सी है? बोलो. सबसे पहले इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन और सेगमेंट रिपोर्टिंग. क्लियर एकदम? यस सर.
तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन, लिटिगेशन क्लेम एंड इन्वेंट्री, इन तीन चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये तीन बातों को किस तरीके से हमने ऑडिट करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एसए नंबर 501 देता है। आर यू गाइस रेडी? यस सर। पहला पॉइंट हम लोग लेंगे जो है इन्वेंट्री। किसकी बात करेंगे? इन्वेंट्री के बारे में। इसमें क्या कहता है, इसकी अगर शुरुआत होती है तो सबसे पहले इन्वेंट्री कैसी होनी चाहिए? मटेरियल। क्या बात है, सब याद है आपको? वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अगर ये इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो ऑडिटर शुड ऑब्टेन व्हाट? Sufficient and appropriate audit evidence about two things, existence and condition। देखिए अगर वो इन्वेंट्री मटेरियल है, बराबर है कि नहीं, तो हमने इसके बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये पता करना है कि वो इन्वेंट्री वाकई में है ना, और जो है वो यूजेबल है ना, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई ना, मतलब उसके बारे में हमें कंडीशन भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये काम करना है तो आपने क्या करना है? स्वयं आपने वहां पे प्रकट होना बहुत जरूरी है। मतलब द ऑडिटर शुड अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो बात ठीक है, बट अगर आपको पॉसिबल है तो जाहिर सी बात है आपने अटेंड करना है। अब जब ऑडिटर वहां पे अटेंड कर रहा है, ऑडिटर जा रहा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या करना है? ही शुड इवैल्यूएट the management's instructions and procedures for recording and controlling the results of physical inventory counting। बोलो हाई या ना? मतलब जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट ने दिए थे, जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने एस्टैब्लिश करी है कि आपने किस तरीके से इन्वेंट्री को काउंट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में उन इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स को हमने क्या करना है दोस्तों? इवैल्यूएट करना है। आपने इवैल्यूएट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? वो व्यक्ति जो है वो काम करता रहेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। सो वी विल ऑब्जर्व द मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम स्वयं खुद क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद वी विल परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। सैंपल बेसिस पे हम भी उस इन्वेंट्री को चेक करेंगे। एंड आखिरी में एट द ईयर एंड वी शुड चेक दैट the inventory which is reflected बराबर in the accounting records बराबर वो आपके फिजिकल इन्वेंट्री के साथ मैच करना चाहिए। तो वो क्या कहता है? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट। समझा क्या बात को? तो वो फाइनल रिकॉर्ड्स पे आपने ये काम करना है कि वो टैली होना चाहिए। तो क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अब इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर क्या है, अटेंडेंस कर रहे तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको किस तरीके से पढ़ा था कि अगर मैं मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट कर रहा हूं तो इवैल्यूएट करने का मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है? तो मुझे देखना है कि वो रीजनेबल है या नहीं, ये देखना है ना मुझे। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रीजनेबल नहीं। वो क्या इवैल्यूएट क्यों कर रहा हूं? वो कंप्लाई करता है या नहीं। यही लिखा था ना अपन ने, ऑब्जर्व द कंप्लायंस ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस। ऐसे लिखा था ना कि वो लोग उसे कंप्लाई कर रहे हैं या ऐसे लिखा था ना? नहीं, वो रिलायबल है या नहीं? बोलो आया ना? ऐसे लिखा था ना कि वो ऑब्जर्व ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर। उसको जब इवैल्यूएट करेंगे तो वो क्या होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए। फिर जब हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। फिर हम लोग टेस्ट काउंट्स और इंस्पेक्शन क्यों करेंगे? टू चेक द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। ऐसे कुछ बातें हमने बात करी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या कहता है? आप अटेंड करने वाले हो क्या? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ऐसे डायरेक्टली आप चले जाओगे नहीं होगा बॉस। आपने क्या करना है? कुछ आपने प्लानिंग करना है। तो वो प्लानिंग में कौन सी बातें आपने ध्यान में रखनी है उसके बारे में बातचीत हो रही है। आर यू गाइस रेडी? यस सर। पॉइंट नंबर 1 वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू इवैल्यूएट the procedures that are established and the instructions that are issued वो adequate है या नहीं। so हमने चेक करना है adequacy of what? procedures क्या होते हैं? establish, instructions are issued। बोलो हाँ या ना? yes sir। तो वो चीजें अपने को चेक करना है। यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जब प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने को देखना है व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब फिर यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेंट्री और स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख रहे हैं, तो इसके लिए व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रिस्क है तो वहां पे अपने को उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स,
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड लोकेशन। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रिस्क हो सकती है, तो वो आपने देखना है। बट यहां पे बातें खत्म होती है क्या? नहीं। तो हमें देखना है कि ये वेरिफिकेशन अपने कब करना है, व्हाट्स द की कट ऑफ डेट, बैलेंस शीट डेट, एनी अदर डेट। तो टाइमिंग भी अपने को प्लान करके जाना है। एंड आखिरी में असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, बराबर। तो मैनेजमेंट का, ऑडिटर का, एक्सपर्ट की जरूरत भी अपने को पड़ सकती है। तो इन बातों को हमने ध्यान में रखना है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री का अटेंडेंस हम लोग प्लान कर रहे हैं। फिर से एक बार आप लोग बोल सकते हैं क्या दोस्तों? अरे बोलो, थोड़ा थक गए क्या? नहीं ना, तो एनर्जी कम ऑन। सो कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है? पॉइंट नंबर 1, so adequate procedures are established and instructions are issued. Nature of inventory, stage of completion, risk of material misstatement, internal controls, क्या बोलते हैं उसके बाद, perpetual inventory system, and last में उसमें कहते हैं, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, लोकेशन। वेरी गुड। सेकेंड लास्ट पॉइंट है टाइमिंग एंड असिस्टेंस ऑफ। अब दोस्तों मुझे बताइए, आइडियली अपन ने इन्वेंट्री को वेरीफाई कब करना चाहिए? 31 मार्च, दैट इज द बैलेंस शीट डेट। बट ऑडिटर वेरीफाइज द इन्वेंट्री ऑन अ डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे केस में ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड अबव, मतलब विच प्रोसीजर्स? वही अपना अटेंडेंस करने का, इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करने का, टेस्ट काउंट्स करने का, ऑब्जर्वेशन करने का, इंस्पेक्शन करने का, वो तो करने का। बट इन एडिशन टू दैट वी हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द काउंट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपन ने ऑडिट करना है और रिकंसाइल करना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद अगर ऑडिटर को ये क्या बोलते हैं, इफ इट इज अनेबल, तो ही विल परफॉर्म इट व्हाट ऑन अल्टरनेटिव डेट। बट इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, उसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ऐसे केस में ही शुड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। दोस्तों अगर इन्वेंट्री किसी और के पास है तो ही शुड डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। याद है ना, ऐसा अपन ने पॉइंट दिखा था, मैंने बोला था वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर वो इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है, आर यू देयर विथ मी? अगर वो इन्वेंट्री किसके पास है? किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो हमने एक तो फर्स्ट या सेकेंड या दोनों हम लोग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? मैं खुद इंस्पेक्शन कर सकता हूं जाके, या मैं उससे क्या कर सकता हूं, कंफर्मेशन मंगवा सकता हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। सो मैं एक तो खुद जाके स्वयं इंस्पेक्शन कर लेता हूं, या मैं उनसे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करता हूं, या तो आई कैन डू दी बोथ। तो अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो व्हाट्स द ऑडिट प्रोसीजर? परफॉर्म इंस्पेक्शन, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन, बराबर के नहीं? बाकी तो वो इंस्पेक्शन अबाउट व्हाट द क्वांटिटीज एंड कंडीशन, ये तो लिखना ही है, एंड अबाउट इंस्पेक्शन, बराबर, कंफर्मेशन और इंस्पेक्शन। क्लियर है एकदम? और ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स वी कंप्लीट विद व्हाट? SF501 नहीं, SF501 का पहला बच्चा दैट इज इन्वेंट्री। क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? वी विल टॉक अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स। किसकी बात हो रही है? लिटिगेशन एंड क्लेम। अब लिटिगेशन एंड क्लेम में सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई, बराबर, द लिटिगेशन एंड क्लेम्स involving entity having risk of material misstatements, बराबर, whether they have been what properly disclosed and accounted for। यही तो अपने को फोकस करना है। उधर कैसे अपन एग्जिस्टेंस और कंडीशन देख रहे थे, इधर क्या देखना है? whether it is properly disclosed and accounted for। तो अगर मुझे ये लिटिगेशन एंड क्लेम, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, बराबर है कि नहीं? तो मैं क्या क्या बातें देखूंगा, कौन सी बातें देखूंगा? तो सबसे पहले मैं इंक्वायरी करूंगा किसके साथ? हम लोग इंक्वायरी करेंगे किसके साथ? बोलो, मैनेजमेंट के साथ एंड इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ। क्या इनके साथ हम लोग इंक्वायरी करेंगे? यस सर। फिर मैं मिनट्स देखूंगा किसके? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड करस्पॉन्डेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। सबसे आसान बात वो क्या है? यू रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। भाई वहां पे अगर आपको दिख रहा है प्रोफेशनल फीस दिया गया है फॉर एडवोकेट्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो मामला है।
और उसके बाद हम लोग लास्ट में कहते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के दौरान किया था, तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में एविडेंस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों हमने कहा था कि दो बातें होगी, एक तो आपको लिटिगेशन एंड क्लेम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ऐसा एग्जाम में लिख के आने का नहीं, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तो मिलेगा या तो नहीं मिला तो बात खत्म होगी ना दोस्तों। अगर मिला तो इसके अंदर दो बातें होगी, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो बात खत्म हो गई वहां पे, बट सवाल यह है कि अगर द ऑडिटर आइडेंटिफाइज द लिटिगेशन एंड क्लेम्स involving entity having risk of material misstatement, the auditor will seek to directly communicate with the entity's external legal counsel. This communication will happen through a letter of inquiry, barabar, but the external legal counsel's professional body prohibits him from providing such information, barabar. So auditor should seek to communicate through letter of specific inquiry. अब उस specific inquiry में हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 1 the list of the litigation and claims, बराबर, the management's assessment about the outcome, बराबर, of those litigation and claims, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, बोलो आया ना। सो हम लोग उसके साथ वो डिस्कस करेंगे, वेर अवेलेबल व्हाट्स द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम एंड एस्टिमेट द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। बट सबसे एकदम चुपके से हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या ये मैनेजमेंट का असेसमेंट जो है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। क्लियर एकदम, यस सर। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और बात करते हैं कि अगर ये हम लोग ऐसा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो वी विल परफॉर्म व्हाट, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। देयर आर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें उन्हें व्यक्तिगत मिलना बहुत जरूरी लगता है, मतलब वी वांट टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इन पर्सन। तो व्हाट आर द सिचुएशंस, कंडीशंस, कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कुछ कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट, management's authorization, and the meeting should take place in with the management's representative in attendance. मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, आप उसे अकेले में नहीं मिल सकते। कब ऐसा हो सकता है कि हमने मिलना चाहिए, कौन से सिचुएशंस में, एक तो मैटर बहुत क्या है, सिग्निफिकेंट है, बराबर, वो कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, कॉम्प्लेक्स है, एंड साथ ही साथ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, बराबर, बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि भैया आपसे मिलना तो जरूरी है, मिलना चाहिए, सिग्निफिकेंट रिस्क, कॉम्प्लेक्स एंड बोलिए डिसएग्रीमेंट। तो इसी के साथ साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं कौन सा वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट, दैट इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अब चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे अबाउट व्हाट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने A17 के हिसाब से, इस पे ध्यान देना क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया था, फिर आपने कभी इसको इज्जत दी नहीं, करेक्ट एकदम, सो ध्यान दीजिएगा इसको, बराबर है कि नहीं। सेगमेंट इंफॉर्मेशन यह आता है कौन से ऐसे को मद्देनजर रखते हुए, A17। तो A17 में बोला सेगमेंट इंफॉर्मेशन को आपने रिपोर्ट करना है, बराबर, तो इसीलिए हमने ऐसे नंबर 501 में इसका अपन ने क्या करना है, ऑडिट करना है। So segment information is what, reporting about what, the different types of products, बराबर, in different types of geographical location। तो इसका जब रिपोर्टिंग होता है इंफॉर्मेशन का, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। क्या आपको यहां पे बात समझ में आ गई, बराबर है। अब जब इसका ऑडिट करना है तो हमने बहुत ही एकदम सिंपल ऑडिट प्रोसीजर है दोस्तों इसका, तो आइए जरा समझते हैं ऑडिट प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, हम जाके मैनेजमेंट को पूछेंगे कि भैया आपके मेथड्स क्या है। सो वी विल अंडरस्टैंड द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो पहले हम जाके सिंपली मैनेजमेंट को पूछेंगे, मैनेजमेंट आपने किस तरीके से क्या किया है, ये जो इंफॉर्मेशन है सेगमेंट्स में जो आपने इसको रिपोर्ट किया है वो कैसे किया है, इसके बारे में बताओ। तो मैनेजमेंट आपको वो मेथड्स के बारे में बताएगा, बोलो बताएगा, बोलो हाँ या ना, ओके। अब जब वो मैनेजमेंट अपने को बता देगा तो अपन ने इवैल्यूएट करना है कि वेदर दैट मेथड्स आर व्हाट, अप्रोप्रिएट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
मतलब पहले उनसे अंडरस्टैंडिंग लेने का, और फिर जो उन्होंने काम किया है वो मेथड अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसे हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करने के बाद उन्होंने अपने को बताया, अपन ने सोचा कि हां ये अप्रोप्रिएट है। अब एक्चुअल में जाके टेस्ट करना है द एप्लीकेशन ऑफ दोज मेथड्स। समझा गया कि पहले उनसे समझेंगे कि कैसे उन्होंने काम किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेके। उनका अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मेरे दिमाग में ऑलरेडी AS17 की बात है, मैं उसको क्या करूंगा, मैच करूंगा, देखूंगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये तो दिमाग की बात हो गई। अब उन्होंने एक्चुअल में क्या काम किया है उसके बारे में वी विल टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स। बोलो यस और नो। वेरी गुड। तो ये जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, ये फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल की बात हो रही है या पर्टिकुलर डिवीजन ब्रांच, किसके बारे में बात हो रही है? सो इट इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। अब यहां पे अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स की अगर बात करें तो हमने क्या देखना है कि तुमने सेल्स, ट्रांसफर, इंटर सेगमेंट, आपने जो रिपोर्टिंग है, एलिमिनेशन, वो आपने देखना है। तो पहले सेल का, फिर उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है विद द बजट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देन आपने किस तरीके से एसेट्स को एलोकेट किया है या लाइबिलिटीज को आपने एलोकेट किया है अमंग सेगमेंट्स, एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रायर पीरियड। तो मेथड्स को समझने के लिए क्या देखना है अपने को, सेल्स, ट्रांसफर्स, इंटर सेगमेंट आपके एडजस्टमेंट्स। वो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि आपने कंपेयर करना है उसको बजट्स। तो आप सबसे पहले क्या करना ना, इसको याद करने के लिए तो आप सबसे पहले ध्यान में रखना नंबर 1 पॉइंट, यस, कि आपने किस तरीके से क्या करा है उसको, सेल, ट्रांसफर वगैरह। इसी के साथ साथ सेल ट्रांसफर की बात हो रही है तो एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग अदर सेगमेंट्स। फिर यही एलोकेशन आप कंपेयर कीजिए विथ व्हाट, द बजट्स, बराबर क्या नहीं, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एंड फिर इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ व्हाट, प्रायर पीरियड्स, बराबर क्या नहीं, यस सर। और इसी के साथ ओ माय गॉड, फिनिश हो गया अपना कौन सा, दूसरा ऐसे चैप्टर नंबर 4 का ऐसे नंबर 501। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो भाई यस सर। काफी डिटेल्ड रिवीजन चल रहा है, थके तो नहीं ना आप लोग? बिल्कुल भी नहीं थके सर, फुल पावर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका फेवरेट ऐसे नंबर 505। ओह माय गॉड, ऐसे नंबर, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। ऐसे नंबर 505, मेरे बुक्स में 5, तेरे बुक्स में 5, ऐसे नंबर 505। मतलब बात हो रही है किसके बारे में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सो दोस्तों, जब हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बताइए, ऐसे नंबर 500 बोलता है कि यू हैव टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग और ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। बट ऐसे नंबर 505 it talks about the external confirmation procedure। प्रोसीजर किधर है, 505 में, बट एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने को कौन बोलता है, 500। समझ में आया आपको? बिफोर वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट ऐसे नंबर 505, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके जो 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करेंगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तेरी हाँ है या तेरी ना है, तुझे जवाब तो देना पड़ेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। व्हेन अ कंफर्मिंग पार्टी हैज टू रिस्पॉन्ड, बराबर, इवन दो द बैलेंसेस और द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड agrees or disagrees, this is called as what, positive confirmation request। तेरी अगर ना है तो रिप्लाई कर, अगर हाँ है तो मैं समझ जाऊंगा, इसे अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। The confirming party or the third party is supposed to respond only when the balances or the requested information is what, disagreed, बराबर, तो ही उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स, फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। बेटा ये बोलना बहुत जरूरी है, फेलियर टू रिसीव व्हाट, रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन रिस्पॉन्स बोलेंगे इसको। क्योंकि पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है और रिप्लाई नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि बैलेंस अग्री करते हैं, बोलो हाँ या ना। उसके बाद दोस्तों, इफ इट इज रिटर्न व्हाट, अनडिलीवर्ड, तो उसे भी हम लोग कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स।
चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, क्या मांगा था, क्या पाया है, बराबर। इसे अपन क्या कहेंगे, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड, सो देन वी से इट इज अ एक्सेप्शन। क्या दोस्तों आपको यहां पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? चलिए ना फिर आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करेंगे अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। तो ऑडिटर हैज टू हैव द कंट्रोल ओवर द 4 स्टेप्स, बराबर। कौन सी 4 बातों पे उसे कंट्रोल होना चाहिए? शुड मेंटेन, नंबर 1, वी हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन, देन सिलेक्ट द appropriate confirming party, then design the confirmation request. It should be बोलो properly addressed and contain the return information. Return कैसा, return या return? Return information properly addressed to the auditor. And last में sending and do the follow up. अब एक एक चीज के बारे में हम लोग को ज्ञान दिया गया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन, बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? अकाउंट बैलेंस हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग द साइड अग्रीमेंट। तो प्रैक्टिकली हम लोग कुछ भी कंफर्म कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दी सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। उसको क्या होना चाहिए? ही शुड बी नॉलेजेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपको इंतजार था, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? द मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन एंड द एनकरेजमेंट लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट इज एनकरेजिंग द थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इससे क्या होता है? अपना जो रिस्पॉन्स रेट है वो इंप्रूव होता है, वो अच्छा होता है। बोलो आया ना? यस सर। फिर उसके बाद ये अगर ऑथराइजेशन मिल चुका है, एनकरेजमेंट लेटर की बात हो चुकी है, तो अब हम लोग सोचेंगे 3 चीजों के बारे में। वो है RAP, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असर्शन एंड प्रायर एक्सपीरियंस। अब बनाएंगे क्या? डिजाइन, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। इसमें अपन ने किसको एड्रेस करना चाहिए? द एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, बराबर है कि नहीं? एकदम यस सर। और फिर अपन बात करेंगे इसको भेजना है तो कौन से मेथड में भेजना है। सो वेदर इट इज पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मीडियम। फिर इसको सेंड करेंगे। फिर क्या होगा? अगर अपने को रिप्लाई नहीं मिला, बराबर है, तो विद इन रीजनेबल टाइम तो हम लोग क्या करेंगे? फॉलो अप भी करेंगे। करेक्ट है एकदम यस। सो टेक्निकली यहां पे ये बातचीत खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर 2 बातें हम लोग को करनी है। वो कौन सा है? एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? रेलेवेंट एंड रिलायबल। बोलो बोलो बोलो, आया ना? आया ना? हाँ सर, वो रेलेवेंट भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि बैलेंस अग्री करते हो या ना हो फिर भी वो रिप्लाई करता है। बट इसमें क्या है? एक रिस्क है। रिस्क क्या है? कि द कंफर्मिंग पार्टी विल सेंड विदाउट कंफर्मेशन और विदाउट वेरीफाइंग, बराबर। सो टू reduce the risk, auditor may use what? The blank spaces and ask the confirming party to fill that information. But इसका एक क्या प्रॉब्लम हो गया, बराबर? So the response rate will be what? Lower when we are using these blank spaces. Clear एकदम? Yes sir. तो ये वाला पॉइंट अपना खत्म हो चुका है। बोलो खत्म हो गया कि नहीं? यस सर। कम ऑन, रिविजन करो, बुक में देखो, नहीं आ रहा है तो बुक में देखो। झूमने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ एक तरफा सुनते जाओगे, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी इन्वॉल्व। ये समझो आपके एग्जाम के लिए आपको इतना सब आना चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूं, जो ये चीजें है ना, ये फिट होगी आपकी। समझ रहा बात को? यू कैन डू इट। बोलो आया ना? यस आया ना? वेरी गुड। अब बात करते हैं किसके बारे में? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। So negative confirmation request is considered as what? Less relevant and reliable as compared to what? Positive confirmation request. तो मुझे बताइए दोस्तों कि अगर हम लोग ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो कुछ 4 कंडीशंस दी गई है जो हम लोग को फोकस में रखने का है। When we fulfill those 4 conditions, then only what we can do? अरे बोलो भाई, then only we can use what? Negative confirmation request. So क्या क्या है? Number 1, the auditor's assessment about the risk is low and there is increased operating effectiveness of what? Internal controls. एक तो रिस्क क्या है? कम है, और दूसरा
कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग व्हाट इफेक्टिवली, तो चलता है। दूसरा देयर इज व्हाट, देयर इज अ स्मॉल नंबर बराबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स विच आर होमोजीनियस, और उनमें क्या है, देयर इज अ लो एक्सेप्शन रेट बराबर। द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ small homogeneous items, and third point with a very low exception rate, and last में the auditor is not aware about any circumstances as to why the confirming party will disregard such request, कि भाई वो रिप्लाई क्यों नहीं करेगा, अगर बैलेंस मैच होते हैं तो नहीं करेगा, अगर नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट रिप्लाई करेगा। तो चार बातें कौन सी जो चारों कंबाइन करके अपने को देखना है, बोलिए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देखते हैं, एक तो ऑडिटर्स असेसमेंट अबाउट रिस्क इज लो एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स है। नंबर टू, द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स विद अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट, एंड द ऑडिटर इज अनअवेयर अबाउट व्हाई द कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। करेक्ट एकदम, यस सर। तो बट इसमें क्या होता है, स्टिल इट इज व्हाट लेस रेलेवेंट एंड रिलायबल एज कंपेयर टू व्हाट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। द कंफर्मिंग पार्टी विल रिप्लाई व्हेन इट इज नॉट इन हिज फेवर, बट ही विल नॉट रिप्लाई व्हेन इट इज इन हिज फेवर। करेक्ट एकदम, यस सर। सो इट इज लाइकली व्हाट लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्लियर एकदम, यस। एंड आखिरी में हम लोग क्या करना है, अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब मैनेजमेंट ने अगर अपने को मना कर दिया, वो वाला पॉइंट रहा ना अपना, हाँ, तो अगर मैनेजमेंट ने अपने को मना कर दिया तो वी हैव टू इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट बराबर एंड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी बराबर। देन वी हैव टू इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट बराबर है कि नहीं, बोलो आया ना, एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। करेक्ट एकदम। तो इसमें कॉमन रीजन क्या दिया जाता है अपने को, कि देयर इज अ डिस्प्यूट बराबर और ऑनगोइंग नेगोशिएशंस एंड अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विल अफेक्ट व्हाट द आउटकम। तो वो अपने को उसका वैलिडिटी और क्या देखना है, उसको रीजनेबलनेस देखना है। बाकी तो वो अकाउंट रिसीवेबल पेएबल के लिए क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है उसके बारे में बातचीत करी है, बोलो आया ना। और फिर अपने को इसके रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट करना है। तो रिस्पॉन्सेस को क्या इवेल्युएट करना है, एक तो रिस्पॉन्स मिला विदाउट एक्सेप्शन बराबर, और अपने को रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, बोलो आया ना। ये रिस्पॉन्स मिला बट देयर इज अ एक्सेप्शन बराबर, और द रिस्पॉन्स रिसीव्ड बट इट इज डीम्ड अनरिलायबल, कि उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। तो इसके हिसाब से वी विल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लियर एकदम, यस। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड विद एसे नंबर 505। बोलो कुछ याद है क्या? काफी अच्छा डिटेल में हो रहा है पढ़ के। और फिर अब ओके, अभी क्या है, ये तो हो गया 5, अरे बहुत ऐसे बाकी है भैया, अभी तो और 2 ऐसे बाकी है। वेरी गुड, ये तो काफी इजी है। अपना ऐसे नंबर कौन सा, 510। ऐसे नंबर 510, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इनिशियल एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले इनिशियल एंगेजमेंट को डिफाइन करेंगे। आर यू देयर विथ मी? इनिशियल एंगेजमेंट को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे इनिशियल एंगेजमेंट को, द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड और इट वाज ऑडिटेड बाय सम प्रीडिसेसर ऑडिटर। बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस की, तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस किसे कहेंगे, द बैलेंस इज दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इसे हम लोग कहेंगे क्या, ओपनिंग बैलेंसेस। एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब क्या कहेंगे, द ऑडिटर ऑफ अ डिफरेंट ऑडिट फर्म which is being replaced by the current auditor, ऐसे लिखा हुआ है ना, which is being replaced by the current auditor। so ये 3 टर्मिनोलॉजीज अपनी हो गई। तो what is the objective of this particular essay, तो 2 objectives है। so auditor is supposed to obtain what, बराबर audit evidence किसके बारे में, whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements। करेक्ट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट अपने को देखना है। एंड दूसरा, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, बोलो यस और नो। तो ये 2 बातें अपने को देखना है। तो इसके बारे में अपने को बस क्या करना है, एंड चेंजेस आर अप्रोप्रिएटली व्हाट अकाउंटेड फॉर एंड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड।
करेक्ट एकदम, यस, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। तो ये दो बातें अपने को देखना है। अब इसके बारे में अपने को क्या बोला है, ऑडिट प्रोसीजर है कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करोगे, और दूसरा अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है ना, चेंजेस है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या करना है, वी हैव टू डू व्हाट, चेक वेदर वी हैव टू परस्यू द कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड चेक व्हाट द balances, closing balances are correctly brought forward. Point number 1. Number 2, the accounting policies contained in the opening balances is appropriate. बराबर, पहले देखेंगे वो appropriate है या नहीं है। एंड तीसरा, perform what, specific audit procedures, जो क्या कहता है, नंबर 1 कि we have to pursue the copies of audited financial statements. नंबर 2, ऑडिट एविडेंस द क्या बोलते हैं उसको, ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट ओपनिंग बैलेंसेस, तो वो भी आपने को देखना है। एंड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स में अपन क्या कहते हैं, तो अपने को देखना है अकाउंटिंग पॉलिसीज देखना है अपने को। अरे बोलो, वो नीचे है ना, देखो ऐसा एरो करा, बराबर, द नेचर ऑफ व्हाट द अकाउंट बैलेंस एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, वी हैव टू सी द अकाउंटिंग पॉलिसीज, बराबर, द नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, एंड लास्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, वी हैव टू see the predecessor's opinion whether it has been what modified. Clear एकदम, yes sir। तो ये बातें हो गई। एंड फिर अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन व्हाट मिसस्टेटमेंट, वी विल कम्युनिकेट टू द दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या है, एक बार फिर से बताइए। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसी कंटेन्ड इन दी opening balances is appropriate. Number 3, we will perform the following procedures. Pursue, that is go through the copies of audited financial statements of the previous year. Number 2, audit evidence obtained, barabar, in the current period, barabar, provides evidence about existence of relevant opening balances. So audit procedures performed in the current period provide evidence about existence of opening balances, तो वो अपने को देखना है। एंड लास्ट में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। क्लियर एकदम। और अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट मिलता है तो वी विल कम्युनिकेट विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, राइट। फिर उसके बाद अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो सिंपली वी विल गो थ्रू द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड लास्ट में अपने को क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर ऑडिटर फील्स दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन व्हाट मिसस्टेटमेंट्स। तो क्या कहता है, द ऑर्डिनरी करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस, एक्सेप्ट अगर मुझे लगता है कि उसमें क्या है, मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है। फिर ये एग्जांपल्स है, करंट एसेट और लायबिलिटीज को आपने किस तरीके से चेक करना है, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो अपन ने अपना ओपिनियन मॉडिफाइड कर देना है और इसी को रिपोर्ट करना है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी ऐसे नंबर कौन सा, 510 खत्म होता है, अभी तो और बाकी है, बराबर के नहीं। सो नेक्स्ट अपन अभी बात कर रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट स्टॉप पे ऐसे नंबर 550। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाए। तो 5 और 5 ये दोनों क्या है, एक दरवाजे में बंद है, बराबर के नहीं। तो 5-5 ये क्या है, रिलेटेड है। 505 बाहर है तो क्या हुआ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 5-5 दरवाजे के अंदर है तो रिलेटेड पार्टी। तो दोस्तों रिलेटेड पार्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे रिलेटेड पार्टी ये है कौन। तो रिलेटेड पार्टी की अगर हम लोग बातचीत करें दोस्तों तो क्या कहेंगे, रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड बाय द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो वो आपके रिलेटेड पार्टी। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको कोई कंट्रोल करता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है
या आपने किसी को कंट्रोल या आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटेड पार्टी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर कॉमन मालिक और कॉमन नौकर, याद आ रहा है कुछ ऐसे बात हुई थी अपनी, अगर कॉमन मालिक है कॉमन नौकर है तो उसे हम लोग कहेंगे रिलेटेड पार्टी, दैट इज कॉमन मैनेजमेंट और कॉमन ओनरशिप। साथ ही साथ हम लोग क्या कहेंगे, और एक चीज जो है वो क्या कहेंगे, बोलो क्लोज रिलेटिव, बराबर के नहीं, तो वो हम लोग उसे भी रिलेटेड पार्टी का दर्जा देंगे। सो वापस से एक बार बताइए, रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, हम जिसे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बराबर, दैट इज द कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द अनदर एंटिटी ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी और द एंटिटी ओवर अनदर एंटिटी, वो वर्डिंग्स ध्यान में रखना, उसे हम लोग रिलेटेड पार्टी का नाम देंगे। कॉमन मैनेजमेंट, बराबर, कॉमन ओनरशिप और क्लोज रिलेटिव ऑफ अ मेंबर, तो उसको फैमिली बिजनेस, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटेड पार्टी। सो अब इसके अंदर टर्मिनोलॉजी हम लोग को डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कंट्रोल, बराबर। सो वी कैन क्या बोलते हैं उसको, वी गवर्न, वर्ड क्या यूज करा है वहां पे, वी गवर्न द डिसीजंस ऑफ द एंटिटी, बराबर, तो उसको अपन कहेंगे कंट्रोल। बट वी पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस, तो उसे कहेंगे अपन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस में क्या होता है यहां पे बताइए, एक वर्ड है ना डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, भूल गए क्या, एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। सो वी एक्सर्ट व्हाट, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, दैट इज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बराबर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर व्हाट, the risk of material misstatement particularly due to fraud. So we have a influence over the entity or its management. Clear एकदम, yes. अब बात करेंगे nature of what, related party relationships or transactions. देखिए related parties transactions are in the normal course of business and they carry no higher risk of material misstatement than the similar transaction with the अनरिलेटेड पार्टीज। बट फिर प्रॉब्लम क्या होता है, द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इज सच दैट इट गिव्स राइज टू अ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्यों, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों होता है ऐसा। तो नंबर 1 हम लोग क्या कहते हैं, दे एंटर इनटू द कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस, रिलेशनशिप्स और स्ट्रक्चर्स, उसके वजह से क्या होता है, ये रिस्क ज्यादा होती है। नंबर 2 द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बराबर है, ये क्या कहता है, मे बी इनइफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द मैनेजमेंट इटसेल्फ विल बी व्हाट, अनअवेयर, ऐसा ही पॉइंट लिखा हुआ है ना, द मैनेजमेंट नहीं, दे मे नॉट बी कंडक्टेड एट व्हाट द आर्म्स लेंथ प्राइस। तो किस वजह से रिलेटेड पार्टीज में रिस्क ज्यादा हो सकती है, नंबर 1 एक तो वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट्स में एंटर करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उसको कैप्चर नहीं कर सकती है, और आखिरी में वो क्या कहता है, दे मे नॉट बी कंडक्टेड एट द आर्म्स लेंथ प्राइस और मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर एकदम। अब अपन ने क्या करना है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो वी विल इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट कि आप रिलेटेड पार्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो पॉइंट नंबर 1 आइडेंटिफाई, फिर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, द टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये हम लोग उससे पूछेंगे, वेदर एनी ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड इनटू एंड द टाइप एंड पर्पस। वापस से बोलो क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। नंबर 2 द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड वेदर एनी ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड, बराबर के नहीं, तो क्या करना है अपने को, द टाइप एंड पर्पस, क्लियर एकदम, ऑफ द ट्रांजैक्शंस। क्या यहां तक क्लियर है। अब अपने को बात करनी है अबाउट व्हाट, द कंट्रोल्स, बराबर। तो कंट्रोल्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अबाउट द कंट्रोल्स। सो हाउ, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यू आइडेंटिफाई द अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, बराबर, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बराबर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, कंट्रोल्स के बारे में देख रहे हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो और डिस्क्लोज करते हो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हाउ डू यू अप्रूव
the significant transactions with the related parties. How do you authorize and approve the transactions which are outside the normal course of business? Clear एकदम. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? नंबर 1, रिलेटेड पार्टीज के साथ आप कैसे ऑथराइज करते हो, एंड लास्ट में राइट. सो कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद स्मॉल एंटिटीज में कंट्रोल्स अलग अलग हो सकते हैं, कंट्रोल एनवायरमेंट अलग अलग हो सकता है, एंड ओनर मैनेजर के वजह से इट में इधर एनहांस और मिटिगेट द रिस्क. क्लियर है एकदम? यस सर. तो इसीलिए इसके अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है. एंड फिर इसके डॉक्यूमेंट्स है ये. प्लीज आप एक बार स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट्स कौन से एक बार फिर से इन 12 पॉइंट्स का लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा. पढ़ना है अभी के अभी. जो भी लाइव देख रहे हैं इसको पढ़ना है आपने. क्या किया, पढ़ा क्या आपने? वेरी गुड. तो यहां पे अपना कौन सा ऐसे खत्म हुआ? 550. तो 550 वेरी इजी स्टैंडर्ड. उसका फिर से एक बार रिवीजन में एक क्विक रिकैप ध्यान से सुनना. पहले आपको ऐसे 550 इसका मीनिंग, रिलेटेड पार्टीज का मीनिंग समझना है. फिर उसमें आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का ध्यान में रखना है. फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दोनों में सेम हो सकती है, बट इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से इट गिव्स राइज टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्यों हो सकता है? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इसको कैप्चर नहीं करता है और मार्केट प्राइस पे या टर्म्स एंड कंडीशंस मार्केट के हिसाब से नहीं होंगे, इसीलिए रिस्क ज्यादा है. अब हम लोग को क्या करना है? इसको अंडरस्टैंडिंग करना है. तो हम लोग मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे अबाउट द रिलेटेड पार्टीज, उसमें कोई चेंजेस हुए हैं क्या बराबर विद द प्रीवियस पीरियड, तो वो अपन को देखना है. दूसरा हम लोग क्या करेंगे? अब मैनेजमेंट को पूछेंगे कि वेदर एनी व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस बराबर एंड द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेदर एनी ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड इनटू द पर्पस एंड द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. फिर कंट्रोल्स के बारे में समझना है अपने को. सो हाउ डू दे आइडेंटिफाई, प्रेजेंट, डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड उसके बाद हाउ डू यू ऑथराइज एंड अप्रूव significant transactions with the related parties, significant transactions outside the normal course of business. एंड फिर स्मॉल एंटिटीज के बारे में बात करते हैं कि कंट्रोल्स अलग अलग होंगे, कंट्रोल एनवायरमेंट अलग होगा, एंड ओनर मैनेजर के वजह से इट कैन इधर एनहांस और मिटिगेट द रिस्क. क्लियर है एकदम? यस सर. दैट्स इट. तो ये खत्म हो चुका है अपना ऐसे नंबर, बोलिए दोस्तों, 550. कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? एंड फिर आज के सेशन में रिवीजन के हम लोग आखिरी टॉपिक लेते हैं रिवीजन करने का, ऐसे नंबर 520. तो फिर अपन क्या करेंगे? इसका एक कैप्सूल जो है पार्ट 1 करके ये मैं आपको दूंगा. तो ये आपका डिटेल्ड रिवीजन मस्त एकदम विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा. फिर जो अगले तीन ही बचते हैं ना कि दो स्टैंडर्ड्स, वो भी बड़ा है. तो क्या करेंगे उसको? क्या अभी ऐसे 520 करना है रिवाइज? वो बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स है वो. तो ये वाला कर लेते हैं, ये बहुत छोटा है वैसे भी. हिम्मत मत आ रहे, कमन, इसको वैसे भी रोज रिवाइज करते रहेंगे इसका. राइट, यस. तो ऐसे नंबर कौन सा है? 520. वेरी गुड, यस. ध्यान से पढ़ना. ये एग्जाम के टाइम पे भी आपको यही सुनना है प्रवचन को, जो क्लास में आपके साथ हुआ ही है. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं इसको. बराबर है कि नहीं? तो मतलब ये समझ लीजिए, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मे भी आपका कल एग्जाम है और आप 1 डे बिफोर एग्जाम आप देख रहे हो कि हाँ ये ऐसे मेरे को रिवाइज करना है, तो आप ये वाला वीडियो देख रहे हो. यही मैराथन है आपका, यही 1 डे बिफोर एग्जाम है, यही एग्जाम ओरिएंटेड है.
यही सुपर 30, 40, 50, 100 है। समझ रहा है बात को? यस, ध्यान से सुनना, देखना है आपने, इसको देखना है तो अभी एग्जाम में कल अच्छे से। चलिए लेट्स रॉक गाइस, ऐसे नंबर 520। ओके ओके ओके, चलिए ऐसे नंबर 520, ऐसे नंबर 520 बात कर रहा है किसके बारे में? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बोलो ना जरा, एनालिटिकल प्रोसीजर। सबसे पहले एकदम आराम से मीनिंग के बारे में बात करेंगे। सो एनालिटिकल प्रोसीजर इज व्हाट? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस बाय स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स among both financial and non financial data। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल डेटा को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और वो इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं? फाइनेंशियल को रखते हुए या फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल के साथ। अब इससे क्या होगा? इट ऑल्सो एनकम्पास, बराबर, दैट इज इंक्लूड्स, बराबर, इन्वेस्टिगेशन। और ये इन्वेस्टिगेशन कब करेंगे? when there is what? Identified fluctuations or relationships that are inconsistent, बराबर है कि नहीं? या तो it differs, बराबर, from the expected values by significant amount। तो ऐसे केस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। सो क्या दोस्तों आपको एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब आपको समझ में आया क्या? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि इस एनालिटिकल प्रोसीजर्स में वी यूज व्हाट? कंपैरिजन एंड वी यूज व्हाट? रिलेशनशिप्स। सो कंपेयर और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो मुझे बताइए, अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? प्रायर पीरियड, फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स एंड सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। बट इसी के साथ साथ इनका रिश्ता भी है। ये रिश्ता किसके साथ है? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल के बीच में, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बीच में। सो वी डू नॉट ओनली कंपैरिजन बट ऑल्सो सी द रिलेशनशिप्स। समझा क्या बात को? यस सर। अब यहां से बेसिक फर्स्ट पेज खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट पेज में आपको सिंपली बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या है, और दूसरा ये किसके साथ कंपेयर होता है और किसके साथ इसका रिलेशनशिप है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपन चर्चा करेंगे अबाउट पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो पर्पस में क्या बोलता है कि देखिए वी यूज व्हाट? कंपैरिजंस, जो हमने अभी पढ़ा। वो कहता है देखिए वी यूज व्हाट? रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बराबर के नहीं? बट ये यूज ऑफ कंपैरिजन और रिलेशनशिप क्यों कर रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? टू असेस वेदर द डेटा अपीयर्स टू बी रीजनेबल। मतलब जो होना चाहिए था वाकई में वैसा है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं मित्रों। उसके साथ साथ इसका और पर्पस है, इट इज यूज टू ऑब्टेन व्हाट? रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, इसके लिए भी यूज किया जाता है। और दूसरा, एट द एंड ऑफ द ऑडिट, जब हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग फॉर्म करते हैं, वेदर दैट ओवरऑल कंक्लूजन नियर द एंड ऑफ द ऑडिट वेदर इट अपीयर्स टू बी रीजनेबल, उसके लिए भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और रिलेशनशिप्स। क्लियर है एकदम? यस सर। तो ये जब हम लोग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स या रिलेशनशिप्स हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, तो इससे क्या होता है? द ऑडिटर क्या होता है? इट माइट हैव व्हाट? द ऑडिट इंप्लीकेशंस, बरोबर है कि नहीं? सो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है अबाउट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, रिलेशनशिप्स दैट माइट हैव व्हाट? ऑडिट इंप्लीकेशन, कि ऑडिट पे उसका इंप्लीकेशन क्या है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स पर्टिकुलरली ड्यू टू फ्रॉड। क्लियर है एकदम? यस सर। तो ये इसका पर्पस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ये टाइमिंग, कि भाई कब यूज होता है। तो हमें पता है कि ये 3 जगहों पे यूज होता है, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज एंड कंप्लीशन फेज। मतलब स्टार्ट, ड्यूरिंग एंड एंड में यूज होता है।
यही पूरे स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर है, जो हम लोग को क्या करना है कि इसको 3 हिस्सों में इसको बांटना है, और फिर अपना ये स्टैंडर्ड जो है देखने के लिए बहुत बड़ा लगता है, बट इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इट इज यूज्ड इन प्लानिंग फेज। तो बेटा प्लानिंग फेज में जब ये यूज होता है तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को करते हुए वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, बराबर, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये एनालिसिस करते जाएंगे तो हमको क्लाइंट का बिजनेस समझने में काफी आसानी होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, बराबर, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट द एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, बराबर के नहीं, तो वो अपने को समझ में आता है, बराबर। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। और इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा। तो सिंपल है, बिजनेस को समझेंगे, बराबर है, पोटेंशियल रिस्क के बारे में बात करेंगे, इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करेंगे, और इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा इस्तेमाल करेंगे। क्या यह बात एकदम सिंपल है? अब बारी आती है अबाउट व्हाट सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर बात करें तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स एट assertions level, it includes what, test of details or substantive analytical procedures or a combination of both. Whether to use, बराबर, substantive audit procedures including the analytical procedures is a matter of auditors assessment, judgment नहीं, matter of auditors assessment as to how effective and efficient it will be to reduce the audit risk to an acceptably low level। तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। बट अगर डिसाइड करते हैं तो वी विल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट अबाउट व्हाट द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा यूज्ड फॉर द एनालिटिकल प्रोसीजर एंड द रिजल्ट्स ऑफ such procedures, that is analytical procedures performed by the entity's management। Clear एकदम? Auditor should be satisfied about the data, whether it is what satisfactorily prepared or whether it is prepared satisfactory to the auditor's satisfaction। Clear एकदम? Yes sir। अब इसके बाद बात करते हैं कि what are the factors to be considered, बराबर, for substantive audit procedures। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो डेटा कौन सा होना चाहिए, रेलेवेंट एंड रिलायबल डेटा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट द, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, डिसएग्रीगेशन, बराबर, द हायर द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन, बराबर, इट्स डायरेक्ट यूजफुलनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। द यूजफुलनेस ऑफ द डेटा is directly dependent upon the degree of disaggregation, बराबर। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी, बराबर के नहीं। सो यहां पे अपन क्या कहते हैं, जितना वो प्रेडिक्टेबल होगा, बराबर के नहीं, उतना यूजफुल, बराबर, इफेक्टिव, बराबर, अपने लिए वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वहां पे करने के लिए हो सकता है। अब इसके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट अकाउंट टाइप, सोर्स एंड नेचर ऑफ असर्शन। अकाउंट टाइप मतलब अपन कहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मोर सुटेबल है एज कंपेयर टू द बैलेंस शीट आइटम्स। फिर उसके बाद सोर्स की अगर बात करें तो रूटीन या नॉन रूटीन, रूटीन के लिए सुटेबल, नॉन रूटीन के लिए नॉट दैट सुटेबल और इफेक्टिव। एंड लास्ट में अपन बात करते हैं नेचर ऑफ असर्शन। सो एनालिटिकल प्रोसीजर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शन। तो आपको एग्जाम्पल में लिख के आना है कि किसके लिए सुटेबल है और किसके लिए सुटेबल नहीं है। And then we compare it with what can go wrong or inherent risk. If the auditor assesses the higher risk of material misstatements, use of analytical procedures is inappropriate and auditor will decide to do test of details, बराबर क्या नहीं? Yes sir। तो ये अपन ने बात करी about what the factors that we need to consider। Then we talk about is the different techniques जो हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए दोस्तों कि अगर मैं करंट फाइनेंशियल डेटा विद प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करूं, वेदर इट मूव्स इन लाइन और अलोंग विद द डेटा, इसे अपन क्या कहेंगे,
ट्रेंड एनालिसिस। बट अगर मुझे बताइए कि अगर मैं करंट फाइनेंशियल डेटा को नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपेयर करूं तो इसे कहेंगे रीजनेबलनेस टेस्ट। और अगर मैं एक क्या बोलते हैं उसको टूल बनाऊं, स्टैटिस्टिकल टूल मॉडल अगर बनाऊं बराबर विथ व्हाट द करंट एंड प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, तो इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। एंड जब मैं रेशियोज के साथ कंपेयर करूं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इट इज मोर प्रिडिक्टेबल, रेशियोज आर व्हाट मोर प्रिडिक्टेबल, दे हैव रिलेशनशिप, तो इसके लिए जब मैं रेशियोज को कंपेयर करूं इसको क्या बोलेंगे, रेशियो एनालिसिस। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स, बराबर के नहीं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और अब अगर हम लोग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने हैं तो इसके अंदर चार बातें अपन फोकस करते हैं। तो चार बातें कौन सी? एक तो पहले डिटरमाइन करना है सूटेबिलिटी, बराबर। दूसरा अपन बात करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। तीसरा वी डेवलप एन एक्सपेक्टेशन and then we do what is investigation if there is any difference, or should we accept the data without further investigation। तो इस चार पॉइंट के बारे में एक एक अपने को इंफॉर्मेशन दिया गया है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बराबर के नहीं, विच आर प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम, उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, ये सूटेबल है, बोलो हाँ या ना? सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो क्या कहेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, देन देयर शुड एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप एंड इट शुड कंटिन्यू ओवर द पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस नोन टू द कॉन्ट्ररी। देखो सूटेबल कब होगा एनालिटिकल प्रोसीजर, तो वो क्या कहता है कि भाई एक तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होना चाहिए, जैसे अपन ने बैंक के बारे में बात करी थी और उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, बराबर, इट इज प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम, और उसमें दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप है एंड इट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनलेस देयर इज अ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्कमस्टेंसेस टू द कॉन्ट्ररी। क्या यह बात आपको समझ में आई? उसके बाद अपन क्या कहते हैं, बट सिंपल है, डिफरेंट टाइप्स of analytical procedures will provide different types of assurance, so it depends upon the auditor's assessment, बराबर, कि बाबा आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। इसमें फिर वो आपको एग्जाम्पल देता है, बराबर कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द नेचर ऑफ असर्शंस। जैसे वो बोलता है इफ ओवर द कंट्रोल ओवर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर कमजोर है, बराबर है कि नहीं, तो ऐसे केस में ऑडिटर विल रिसोर्ट टू व्हाट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड नॉट डू एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बट अगर वो एजिंग ऑफ बैलेंसेस चेक कर रहा है तो अलोंग विथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही कैन ऑल्सो डू एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू सी वेदर सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स हैव बीन मेड ऑफ द नॉन करंट डेटर्स। क्लियर है एकदम? यस। तो ये सूटेबिलिटी का पॉइंट इतना आसान था। क्या हम लोग यहां से दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं? अब बात करते हैं अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। रिलायबिलिटी में चार पॉइंट थे, काफी आसान थे। सबसे पहले अपन बात कर रहे सोर्स, कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है रिलायबल है, इंटरनल है नहीं है। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, तो कंपेरेबल है तो रिलायबल है, कंपेरेबल नहीं है तो रिलायबल नहीं है। तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आपको किस पर्पस के हिसाब से चाहिए, बराबर, वेदर द बजट्स आर टू बी सीन एज व्हाट, द रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड रादर देन द गोल्स टू बी अचीव। एंड लास्ट में कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन। अगर कंट्रोल्स मतलब ये डेटा है जो आप इसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने वाले हो, इसके ऊपर ये डेटा के ऊपर मतलब चार्ट्स, डायग्राम्स, बराबर के नहीं, एनालिसिस जो भी आपने बनाया जिसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, इसके ऊपर अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस डेटा, तो देन विल से दैट दिस डेटा इज व्हाट, रिलायबल। क्लियर एकदम? सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में, we have to develop the expectation about risk of material misstatement and this should be sufficiently precise, बराबर, to identify a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements। तो वो expectation क्या होना चाहिए, precise होना चाहिए। तो it depends upon the accuracy with which it can be predicted। तो अपने को precise है तो वो डिपेंड करेगा कि कितने accurately आप क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपका प्रिसीशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा
जो आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर में एक्सपेक्टेशन डेवलप करना विथ राइट प्रिसिशन इज नॉट पॉसिबल। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज की अगर बात करें तो इट इज कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, बट डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस की, डिस्क्रिशनरी मतलब अपने मर्जी से जो खर्चे हम लोग करते हैं, एडवर्टीजमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो उसके लिए एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना कि कितना अमाउंट होगा ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको बोला गया है कि प्रिसिशन से आपको रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द एक्यूरेसी विथ विच द रिजल्ट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। वो डिपेंड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड पॉइंट, उसको डिसएग्रीगेट करना है, बराबर, रादर देन व्हाट टेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। जितना ज्यादा तुम टुकड़े करोगे, बराबर, उतना ज्यादा क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आप प्रिसिशन के साथ आप अमाउंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग, और लास्ट पॉइंट में क्या कहता है, मोर द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, बराबर, इट कैन बी प्रिडिक्टेड विथ व्हाट मोर एक्यूरेसी। सो क्या कहता है वो यहां पे, जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, बोलो आगे क्या आप लोग वहां पे, सो किधर है वो, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, बराबर, द ऑडिटर में एबल टू डू व्हाट प्रिसाइसली ये। एंड फिर लास्ट में अपने को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन। सो वी विल इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एंड फिर ऑब्टेन एविडेंस, बराबर, अबाउट द रिस्पॉन्सेज टू द मैनेजमेंट, वेदर इट अपीयर्स टू बी व्हाट रीजनेबल, बराबर है। और इसमें क्या होता है, वी विल परफॉर्म व्हाट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। दो सिचुएशंस में, एक तो रिस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड और द रिस्पॉन्स इज व्हाट इनएडिक्वेट, सो वी विल परफॉर्म व्हाट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन अपने को देना है इसमें। सो ओवरऑल कंक्लूजन में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, हाँ क्या होगा, इट विल हेल्प अस टू ड्रॉ the reasonable conclusion based on the auditor's understanding of the entity. Clear है एकदम? Yes. और ये public sector entities में suitable है क्या? नहीं है, क्योंकि there is no relationship between the items about the income and the expenditure or the benefit or the assets and the benefits. बराबर है कि नहीं? Yes sir. Yes. इसी के साथ दोस्तों हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिविजन खत्म हो चुका है। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? Yes.